वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप के झटके ने वहां पर रह रहे लोगों को तो बर्बाद करा ही है, लेकिन एक जो वहां पर चल रही व्यवस्था थी उसको भी बिगाड़ के रख दिया है। अब बात यह आती है कि भूकंप से तबाह तुर्की से भारत के कैसे रिश्ते हैं। और अगर मैं अभी की हाल ही की न्यूज़ की बात करूं तो ये सुनने को मिला है कि भारत की तरफ से एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहां पर गई है लोगों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, पूरा मुद्दा क्या है ये इसको जानेंगे। कितना भूकंप आया यहाँ, कितनी बार आया, इसके ऊपर बात करेंगे। भारत के और तुर्की के कैसे रिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। कितना दोनों देश मिलकर व्यापार करते हैं आपस में वो भी जानेंगे। साथ में यहाँ पर लोगों की संख्या यानी कि भारतीय लोगों की संख्या कितनी है उसके ऊपर बात करेंगे। कुल मिला के टॉपिक बच्चा काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो भूकंप से तबाह तुर्की से कैसे है भारत के रिलेशन, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पर सब पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस भूकंप का तांडव आखिर में क्या है। तो देखिए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से ये बताया जा रहा है यहां मरने वालों की लगातार संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, यह संख्या अभी भी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, और मंगलवार तक की मेरे पास रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि मंगलवार की सुबह को तुर्की में 5.9 तीव्रता का भूकंप देखा गया था। बहुत बड़ी मात्रा में है। 5.9 तीव्रता का जो है भूकंप आया था। इससे पहले सोमवार को भी यहाँ भूकंप के झटके झेले गए थे। 3 बार झटके महसूस किए गए थे, है ना। और पहला जो भूकंप था वो जब सोमवार को आया 4 बजे आया था और वो 17 मिनट पर आया था। मतलब 4:17 पर भूकंप आया था जो कि 7.8 का था तीव्रता का। उसके बाद तुर्की के दक्षिण में सीरिया बॉर्डर के पास आया था भूकंप, उसमें 7.6 का और 6 की तीव्रता से 2 और भूकंप यहाँ पर देखे गए थे। ठीक है, भूकंप की वजह से यहाँ पर जो है तुर्की में हजारों इमारतें जो है ताश के पत्तों की तरह कह सकते हैं आप गिर गई, खत्म हो गई, है ना। तुर्की प्रशासन का कहना है कि अब तक का 5,500 से ज्यादा इमारतें इनके यहाँ पर ढह चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस मुश्किल की घड़ी में भारत जैसा देश, जो कि जब भी किसी भी देश पर मुश्किल आती है वो हमेशा सामने खड़ा होता है। कौन? हमारा देश भारत। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खासियत है कि अपने देश में जो चल रहा हो ठीक है, लेकिन अपने देश में इनके खिलाफ जो चल रहा हो या कोई भी व्यवस्था हमारे यहाँ पर चल रही हो वो तो ठीक होता है, लेकिन जब भी किसी दूसरे देश पर प्रॉब्लम आती है तो ये सबसे पहले आकर खड़े होते हैं। तो वही भारत ने किया। भारत के साथ भी जो है भारत ने इस घड़ी के जो है देखते हुए भारत की ओर से जो एनडीआरएफ की टीम है, किसकी? एनडीआरएफ की जो टीम है ना, एनडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है उसने यहाँ पर, ठीक है, एनडीआरएफ क्लियर है, याद रखिएगा थोड़ा सा इसको। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू टीम में दवाई और मेडिकल टीम का पहला जो है एक पैकेट कह सकते हैं आप, एक पैकेज जो है वो तुर्की के लिए रवाना किया है और वायुसेना के विमान से राहत सामग्री यहां पर पहुंचाई जा रही है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यानी कि भारत जो है मदद कर रहा है तुर्की की, क्योंकि इस समय मुसीबत का समय है, मदद करना जरूरी है। और तुर्की के साथ हमारे रिलेशन काफी पुराने हैं। कब से पुराने हैं चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए, भारत और तुर्की के बीच में 1948 से जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन है। क्या है? डिप्लोमेटिक रिलेशन है। हालांकि कोल्ड वॉर के समय दोनों देशों में थोड़ी दूरी बढ़ गई थी। जब कोल्ड वॉर हुआ था उसके बाद थोड़ी सी दूरी बढ़ी थी, लेकिन 1948 से हमारे इसके डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन है। 1965 और 1971 की जंग के वक्त तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी, इससे दूरियां और बढ़ गई थी। 1984 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और तुर्की में फिर से नजदीकियां जो है वो बढ़ गई थी। हुआ क्या था, पूरा मामला समझिए। 1948 से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, लेकिन उसके बाद कोल्ड वॉर हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ी सी दूरियां बढ़ी, उसके बाद दूरियां और बढ़ी क्योंकि जब 1965 और 1971 में हमारे साथ पाकिस्तान ने हमसे युद्ध करने का सोचा, हमने जिसमें उसको जवाब दिया, वो उस युद्ध में जो पाकिस्तान के सैनियों की मदद कर रहा था वो तुर्की कर रहा था, तो इससे दूरियां और बढ़ गई। लेकिन 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उससे बाद फिर हमारी नजदीकियां इनके साथ जो है बढ़ना शुरू हो गई। क्लियर? उसके बाद भारत और तुर्की के रिश्ते बेहद उतार चढ़ाव भरे रहे।
खासकर कश्मीर के मुद्दे पर तो बहुत ज्यादा। 3 साल पहले पाकिस्तान संसद में तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना अहम है उतना ही तुर्की के लिए भी है। ठीक है, ये इन्होंने अपनी संसद में कहा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। संयुक्त राष्ट्र में भी तुर्की कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुका है। ठीक है, तो हमेशा आप ये कह सकते हैं कि हमारे इसके साथ के जो पुराने नाते हैं उसमें उतार चढ़ाव हमेशा चढ़ता रहता है। ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये हमेशा जो है सहायता थोड़ी बहुत प्रदान करता है। ठीक है ना, उसके पर ज्यादा इसका झुकाव रहता है। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब भी तुर्की ने बयान जारी करा था और कहा था कि भारत का यह कदम मौजूदा तनाव को और बढ़ा सकता है। ठीक है ना, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमारा साथ भी देता है और ये भी कह सकते हैं कि हमारा साथ नहीं भी देता है ना, हमारे खिलाफ भी हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन अभी इसकी परिस्थिति ऐसी है कि हमें इसकी ये चीजों को नहीं देखना है और जितना हमारी सरकार से हो सके इनको मदद पहुंचाना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि मतभेद सरकारों के बीच में होता है, बाकी आम पब्लिक के बीच में कभी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में जहर घोला जा रहा है या आपके दिमाग में कुछ गलत समझाया जा रहा है तो उसका कारण सरकार होगी और कोई नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब राजा आपको गलत सीख देगा तो प्रजा फिर वैसी ही करती है। क्लियर है ना। और अगर कहते हैं ना कि अगर एक शिक्षक आपको गलत पढ़ा रहा है तो आप पेपर में वही गलत लिख कर आओगे, क्योंकि आपको पढ़ाया ही वो गया है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। क्लियर है। तुर्की में कितने भारतीय रहते हैं, एक क्वेश्चन उठकर आता है। तो देखिए दुनिया के बाकी देशों, तो आप इसका रिलेशन समझ गए होंगे ना, उतार चढ़ाव का रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो मेन मुद्दे हैं उसमें तुर्की हमारे खिलाफ खड़ा रहता है हमेशा। दुनिया के बाकी देशों की तुलना में अगर मैं बात करूं तो तुर्की में रहने वाले भारतीयों की संख्या काफी कम है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बात करूं 2022 तक तुर्की में करीबन 1708 भारतीय रहते हैं। इनके अलावा तुर्की के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या भी कम है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि तुर्की में महज 193 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे पढ़ने वालों की संख्या तुर्की के अंदर कम है और रहने वालों की भी संख्या बहुत कम है। भारतीय पर्यटकों के लिए तुर्की मनपसंद जगह है। कोविड की पाबंदियां हटने के बाद तुर्की घूमने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई थी। पिछले साल जून में करीबन 27,300 भारतीय तुर्की घूमने गए थे। तुर्की घूमने वाले भारतीयों की रिकॉर्ड संख्या थी, जो कि ये दर्ज करी गई थी 27,300। ठीक है, घूमने की जगह यहाँ पे काफी मशहूर है, तो इसलिए लोग यहाँ पर जाते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम इसके कारोबार के ऊपर बात। तो कारोबार की अगर मैं बात करूं तो भारत और तुर्की के बीच कारोबार थोड़ा असंतुलित रहता है हमेशा। यानी भारत बेचता ज्यादा है और खरीदता तुर्की से कम है, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है जो हम इनसे खरीदे। तुर्की को इससे थोड़ी समस्या रहती है हमेशा, कि तुर्की ये समझता है कि भारत अपना सामान तो बेच के चला जाता है लेकिन हमारा सामान कम खरीदता है। ठीक है, अरे भैया आप अच्छा बनाइए, हम खरीद लेंगे। हालिया कुछ सालों में भारत और तुर्की के बीच कारोबार जो है बढ़ता जा रहा है। भारत की ओर से बताया गया है कि तुर्की के मीडियम ऑयल और ईंधन, कृत्रिम रेशो, प्राकृतिक रेशो, ऑटोमोटिव कल पुर्जे और जो है साजो सामान और ऑर्गेनिक केमिकल दिया जाता है। ठीक है, भारत की ओर से तुर्की को जो है मीडियम ऑयल, ईंधन, कृत्रिम रेशो, प्राकृतिक रेशो, ऑटोमोटिव कल पुर्जे और साजो सामान जो है और ऑर्गेनिक जो केमिकल होता है वो भारत जो है तुर्की को भेजता है, व्यापार करता है इसका। जबकि तुर्की से अगर मैं बात करूं तो भारत को खासकर मशीनरी, इंजीनियरिंग उपकरण, लोहे और स्टील की चीजें, है ना, अकार्बनिक रसायन, मोती, जवाहरात और संगमरमर मिलता है। यानी कि भारत को भी इससे वो चीजें मिलती हैं जिसकी जरूरत यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हम बता सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन भारत इससे इतना ज्यादा व्यापार नहीं करता है जितना अपना सामान भेज जाता है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में भारत और तुर्की के बीच में यह बताया गया था करीब 80,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इससे 65,000 करोड़ का निर्यात और 15,000 करोड़ का आयात हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है दोनों देशों के बीच में। तो कहीं ना कहीं अगर हम इनके रिलेशन की बात करेंगे बच्चा, तो उतार चढ़ाव का रिलेशन है। ठीक है, तुर्की हमेशा उस मुद्दे पर हमेशा खड़ा रहता है जहां पर पाकिस्तान की बात आ जाती है। ठीक है, पाकिस्तान को समझ है। दूसरा, कारोबार की बात करें तो हम इनको अपना सामान ज्यादा बेच देते हैं, ये हमें नहीं बेच पाते, हम इनका नहीं खरीदते हैं। ठीक है, बाकी अभी समस्या यही है कि तुर्की के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम इस चीजों को लेकर इससे जो है मनमुटाव रखें। अभी हमारा करना, हम भारतीय हैं और हमारा फर्ज होता है कि अपने से पहले दूसरे की सहायता करना, वही हमारी सरकार यहाँ पर कर रही है। क्लियर है, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे कि आखिर में क्या है पूरा टॉपिक। ठीक है, इसके ऊपर और भी
जो वीडियोस होंगी और भी अगर कुछ न्यूज आती है निकल कर, तो वो मैं आपको जरूर समझा दूंगा। क्लियर? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करेगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और जल्दी जो है आज आज ठीक है, कल कल जो है आपको 7 बजे, ठीक है, कल आपको मैं 7 बजे जो है चंगेज खान के बारे में, ठीक, चंगेज खान के बारे में पूरी स्टोरी बताने वाला हूं, तो कल 7 बजे तैयार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।